हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता और आप लोगों का 7 स्टार किचन पर स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी। बेसन के लड्डू तो वैसे सभी लोग जानते होंगे बनाना, लेकिन कैसे हम एक सही प्रपोर्शन का यूज़ करके लड्डू बनाएं ताकि लड्डू बनाते वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना आए, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लड्डू बनाते वक्त कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे लड्डू जो होते हैं वो दानेदार नहीं बनते, मुँह में खाते वक्त चिपकते हैं, बनाते वक्त लड्डू जो होते हैं बिखर जाते हैं, आसानी से बनते नहीं हैं। बेसन जब भूनते हैं तो वो बेसन भूनता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, उनको ऐसा लगता है जैसे कच्चा ही है। बेसन जल जाता है भूनते भूनते, अच्छे से भून नहीं पाता। मार्केट जैसा लड्डू नहीं दिखता है, टेढ़ी मेढ़ी सी शेप आ जाती है। ज़्यादा मिक्स जो होता है गीला हो जाता है, उससे फिर लड्डू आप बांध नहीं पाते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस रेसिपी को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी नंबर 1 प्रॉब्लम, जो कि है बेसन के जो लड्डू होते हैं वो लोगों के दानेदार नहीं बनते। दानेदार लड्डू बनाने के लिए बेसन के लड्डू जब भी आप बनाएं तगार का यूज़ करें। तगार मार्केट में 2 तरीके की मिलती है, एक होता है बारीक भूरा और दूसरा होता है करारा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें भूरा और करारा दोनों आधा आधा लेना होता है, क्योंकि जो करारा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और भूरा जो होता है वो बारीक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें तगार मार्केट में नहीं मिल पाती है, तो हम चीनी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चीनी बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने ली है 250 ग्राम चीनी। अगर कप से नापा जाए तो ये 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी है। बेसन की चीज़ें बनाने के लिए मेनली हम केवल 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि है घी, बेसन और चीनी। तो तीनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर 250 ग्राम ली हैं। ग्राम्स में ये सभी चीज़ें बराबर रहती हैं, लेकिन अगर आप कप से नापेंगे तो सबका मेज़रमेंट अलग अलग आएगा, तो मैं कप वाला मेज़रमेंट भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। 250 ग्राम मैंने चीनी ली है और इसमें हम डाल रहे हैं 1/3 कप पानी, मतलब 1 कप का तीसरा भाग। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है। जैसे हमारी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होगी मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। चीनी के पिघलने तक इसे इसी तरीके से चलाते हुए हम पका लेंगे। तगार बनाना घर में बहुत ही इजी होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। बस चीनी को हमें इस तरीके से चलाते हुए पिघला लेना है, जिसे देखिए चीनी पिघल गई है। फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा है। 1 मिनट ही हुआ है, 1 मिनट में और इसे पकाऊंगी तो ये पूरे तरीके से पिघल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि चीनी को हम पीस कर भी ले सकते थे, वैसे भी वो दानेदार हो जाती है, लेकिन जब चीनी को हम पीस कर लेते हैं तो वो दानेदार तो हो जाती है, लेकिन वो किरकिराती है, यानी मुंह में जाकर आपको चीनी चीनी जैसा मतलब महसूस होगा। ये देखिए अब चीनी पूरी तरीके से 1 मिनट और पकाने के बाद पिघल गई है, तो फ्लेम को मैं कम कर रही हूँ। लो फ्लेम पर मैंने इसे कर दिया है। अब चाशनी को अच्छा गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट पकाने के बाद हमारी जो चाशनी है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी दिख रही है। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है और इसमें ये झाग झाग जैसे बनने लगे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी डालने से होगा ये कि ये चिपकेगी नहीं आपस में। जब हमारा तगार बनकर तैयार होगा तो ये आपस में चिपकेगा नहीं। तो फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा करेंगे। तो ये देखिए फ्लेम बंद करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपको इसे देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में है। और बॉर्डर से इसके ये देखिए चीनी जमने भी लगी है सफ़ेद सफ़ेद सी। अब हम इसे ठंडा करेंगे। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है अपने आप ये क्रिस्टलाइज हो रहा है, यानी कि जम रहा है। हमारा जो ये तगार है अभी भी आपको थोड़ा गीला गीला दिख रहा होगा। जैसे ये पूरे तरीके से ठंडा होगा एकदम ये भुरभुरा हो जाएगा, जैसा कि मार्केट में आपको तगार मिलती है कुछ वैसा ही हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 2 मिनट तक ही बस चलाना है। उसके बाद ये तगार पूरी तरीके से ठंडा हो जाती है। इसे हमें चलाते इसलिए रहना है, अगर चलाएंगे नहीं तो ये चिपक जाएगा सारा।
ये देखिए हमारी जो तगार है वो पूरे तरीके से ठंडी हो गई है और अच्छे से सेट हो गई है जैसे कि हमें चाहिए थी। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो तगार बनाई है वो ज़्यादा मोटे मोटे ढेले हो गए हैं उसमें, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं इसी तरीके से डायरेक्ट स्पून से या फिर किसी बड़ी छन्नी से। अब इस तगार को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए चीनी हमने कितनी कम ली थी, लेकिन हमारी जो तगार है इसकी क्वांटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही होगी। ये बहुत ही अच्छे से खिली खिली बनी है, इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो वापस से हमने सेम कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को हम लो कर लेते हैं। लो फ्लेम पर बेसन हम कढ़ाई में डालेंगे। बेसन का माप अगर आप कप के हिसाब से पूछेंगे तो ये 2.5 कप बेसन है, और ग्राम्स के हिसाब से बताएं तो ये 250 ग्राम है। तो बेसन को हम पहले थोड़ी देर तक ऐसे ही भून लेंगे। ऐसा करने से बेसन काफ़ी आसानी से भून जाता है, और घी डालने के बाद जो हमें दिक्कत होती है, ये थोड़ा सा भारी हो जाता है चलाने में, वो दिक्कत भी नहीं होगी और बहुत ही जल्दी भी भुन जाएगा। तो इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बेसन के लड्डू उनके जो बनते हैं वो मुंह में चिपकते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो बेसन है वो अच्छे से भुन नहीं पाता। अगर कच्चा रह जाता है बेसन तो लड्डू जो होंगे वो मुंह में चिपकेंगे। अगर बेसन आप अच्छे तरीके से भून लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और जो हमें यहाँ पर बेसन लेना होता है वो मोटा बेसन लेना होता है। लेकिन अगर आपके पास घर में मोटा बेसन नहीं है और फिर भी आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो फिर भी आप बना सकते हैं। आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये बेसन अगर मोटा नहीं भी है फिर भी आपके जो लड्डू हैं वो दानेदार बनेंगे और बेसन में दाने हम बना लेंगे खुद से ही। तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूनते रहें। फ्लेम को आप ध्यान से लो ही रखें। अगर फ्लेम को आप बढ़ा देंगे तो बेसन अच्छे से भुनेगा भी नहीं और जल भी जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि बेसन कच्चा रह गया बहुत ज़्यादा भूनने के बावजूद भी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लो फ्लेम पर इसे नहीं भूनते हैं। तो जो बेसन होता है वो ऊपर से तो भुन जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है और जलने भी लगता है। तो अगर आप इसे पेशेंटली लो फ्लेम पर भूनेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही भून लिया है। इसमें अगर कोई नमी वगैरह होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। कई बार बेसन घर में काफ़ी दिनों तक रखा रहता है तो उसमें थोड़ी सी स्मेल सी आ जाती है, वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। अगर डायरेक्टली आप इसमें घी डाल देंगे तो जो बेसन है वो अच्छे से, इसकी जो नमी है वो उतने अच्छे से ख़त्म नहीं हो पाएगी। फिर हो सकता है कि आपको जो थोड़ी सी अजीब सी महक आए लड्डुओं में। तो इस तरीके से बेसन को अगर आप पहले से भून के उसके बाद इसमें घी डालेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हल्का सा मैंने यहाँ पर बेसन को रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें घी डालेंगे। यहाँ पर सेंटर में थोड़ी सी जगह कर लेती हूँ। और मैं आपको कप से बता देती हूँ। ये देखिए मैंने टोटल 250 ग्राम घी लिया था, जिसमें से इतना घी मैंने अभी बचा लिया है और 1 कप घी मैं इसमें डाल रही हूँ। घी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इतना घी बेसन में मिक्स करेंगे। अगर फिर भी हमें घी कम लगता है तो हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसमें ऐड। घी जो होता है इस पर डिपेंड करता है कि बेसन आपका कितना मोटा या पतला है। अगर मोटा बेसन है तो घी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अगर पतला बेसन है तो घी थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कप घी ही इसमें डाला है और लो फ्लेम पर इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। ये देखिए बेसन अब हमारा भुनने ही वाला है। इसे मुझे पकाते हुए 2-3 मिनट और हो गए हैं घी डालने के बाद। घी इसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है तो ये थोड़ा सा जल्दी भुन जाएगा। अब लड्डुओं को एक बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, केवल 2 पिंच। तो अब जो ये बेसन है लगभग 3 से 4 मिनट भूनने के बाद घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इसने। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा ये फूलने सा लगा है। तो इसे हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे। अब ये बहुत लाइट हो गया है। पहले जैसे आपको चम्मच चलाने में दिक्कत आएगी, लेकिन अब ये इतना ईजी हो गया है इसे चलाना। बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है, बहुत फ्रीली ये मूव हो रहा है। ये अब जस्ट पकने ही वाला है। तो इस स्टेज में हमें क्या करना है, बेसन को मैं आपको बताऊंगी दानेदार कैसे बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर
थोड़ा सा पानी लिया है, हाथ में इसे लेकर इस तरीके से इसमें छिड़क देंगे तो जो बेसन है इसमें दाने बन जाएंगे। पानी तो इसमें उड़ जाएगा, पानी की आप टेंशन मत लो, लेकिन जो पानी उड़ने के बाद बेसन है वो काफ़ी दानेदार हो जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो लड्डू वाला बेसन अलग से मिलता है, वो आप लेकर आ सकते हैं डायरेक्टली मार्केट से, जो कि थोड़ा मोटा होता है, यानी उसको जाड़ा बेसन भी बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा बेसन आपको थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा। मैं ये प्रोसेस इसमें एक बार और करूँगी। तो ये देखिए इसमें पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक और भूना है और ये अच्छे से बेसन अब हमारा भून चुका है। तो इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब ये जो बेसन है आपको लिक्विड जैसा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ये अपनी शेप होल्ड करने लगेगा। अब बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बेसन के लड्डू बनाते वक्त एक दिक्कत ये आती है कि जो बेसन के लड्डू होते हैं वो पिघले पिघले से बन जाते हैं, यानी ढीले से बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेसन होता है एकदम पाइपिंग हॉट गर्म होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसी वक्त पे लोग इसमें तगार मिला देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसे पहले हमें ठंडा कर लेना है, यानी हल्का जब ये गर्म रहे, बहुत ही हल्का सा, तभी इसमें हमें तगार मिलानी है। अगर आप पहले से मिला देंगे तो जो तगार है वो इसमें पिघल जाएगी और ये बहुत गीला गीला सा हो जाएगा और लड्डू आपके अच्छे से सेट नहीं होंगे। तो इसे हम पहले हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए बेसन जो है अब ये हाथ से छूने लायक ठंडा हो गया है, यानी हल्का गर्म है। तो कुछ इस तरीके का ही हमें इसे ठंडा करना था। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जो घी की गर्माहट होती है उसकी वजह से बेसन उतारने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पकता रहता है। इस वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और चेंज हुआ है। अब हमने जो तगार रेडी करके रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें मैं 2 चुटकी इलायची डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 बड़े चम्मच मगज के बीज। इसे मैंने आधा चम्मच घी में भून लिया है। 20 से 30 सेकंड भूनने के बाद ये तैयार हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट इसमें अगर आप भून के डालेंगे तो ड्राई फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है और दूसरा लड्डुओं की जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। इन लड्डुओं को आप आराम से 5 से 6 महीने तक बनाकर खा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दिक्कत होती है कि लड्डू बनाने के बाद जो होते हैं वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कई लोग स्टोर करने के लिए लड्डुओं को फ्रिज में रख देते हैं। तो जो बेसन के लड्डू होते हैं इन्हें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप बाहर एक एयर टाइट कंटेनर में रखें, ये एकदम सही बने रहेंगे। अलग से इन्हें फ्रिज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें हम डालेंगे इसके साथ ही 1 चुटकी नटमैग, जिसे हम जायफल भी बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके का जायफल आता है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। इससे इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत जो लोगों को आती है वो ये है कि जो लड्डू हैं वो भुरभुरे हो जाते हैं, यानी कि बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है मटेरियल। तो उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा घी पिघलाकर डाल लेना है, तो जो लड्डू हैं वो बनने लगेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी लड्डू बांधने में। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में लड्डू बंध रहे होते हैं, बाद में बनना बंद हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि मिक्सचर पहले हल्का गर्म होता है, तो जो घी होता है हमारा पिघला हुआ होता है जो कि बाइंडिंग देता है, लेकिन बाद में जब घी पूरे तरीके से सूख जाता है तो लड्डू जो होते हैं एकदम बिखरने लगते हैं। तो उसके लिए अभी आप इसमें थोड़ा सा घी पिघलाकर डाल लें तो लड्डू बनने लगेगा। ये देखिए हमारा जो मिक्स है एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। इनसे हमारे जो लड्डू हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे। जो भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं, अगर वो टिप्स आप इन लड्डुओं को बनाते वक्त फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी लड्डू बनाने में। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप आखिरी तक वीडियो को देख चुके हैं तो वैसे भी क्लियर हो ही गए होंगे। अब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप कोई भी दिक्कत आए, सारी दिक्कतें आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे।
तो ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ आपको एक एक स्टेप के साथ समझाई है। तो थोड़ी भी अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक से ही मुझे और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और काम करते रहने की मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके जो लड्डू आप बनाते हैं छोटे बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आप कोई कटोरी या चम्मच ले लीजिए और उसके नाप से आप मटेरियल लीजिए, तो हमेशा जो आपके लड्डू हैं वो एक बराबर ही बनेंगे। आप हाथों में पहले थोड़ा सा घी लगा लें ताकि जो लड्डू हैं वो हाथों में चिपके नहीं, और उसके बाद इन्हें बांधें। तो ये देखिए लड्डू बांधने के बाद इसे आप इस तरीके से हाथ से घुमा दें ताकि ये परफेक्टली रोल हो जाए। ये देखिए एकदम दानेदार और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अभी ये थोड़े से ठंडे होंगे तो अपनी शेप को और अच्छे से होल्ड करेंगे और ये और ज़्यादा दानेदार दिखाई देंगे। तो एक लड्डू हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप लड्डुओं का साइज़ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ के ही लड्डू बनाए हैं। छोटे साइज़ के लड्डू रहते हैं तो ये टेंशन नहीं रहती कि आप पूरा खाएं आधा छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े साइज़ के लड्डू होते हैं तो कई लोग आधा लड्डू खा के आधा सोचते हैं कि क्या करें, वो भी खा जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरी खा लेते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं थोड़े से छोटे साइज़ के ही लड्डू बना रही हूँ। तो जितना लड्डू आप खाना चाहेंगे उतना ही खाएंगे, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और किसी किसी को ये भी आदत होती है कि लड्डू उठाएंगे तो पूरा लड्डू एक साथ ही खाएंगे, यानी तोड़ कर नहीं लेते, तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तोड़ने की। एक लड्डू आप एक साथ में पूरा खा सकते हैं, साइज़ अगर छोटा है तो। देखिए इस तरीके से रोटेट करने से जो लड्डू हैं अपने आप ही घी छोड़ देते हैं और ये शेप भी अच्छी हो जाती है एकदम राउंड। बिल्कुल भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है इन लड्डुओं को बांधने में और एकदम मस्त दानेदार बने हैं। और टेक्सचर तो आप देख ही रहे हैं, मार्केट से भी अच्छा आया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, मार्केट से ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं एकदम प्योर हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। जबकि मार्केट में कोई चीज़ें होती हैं जो मिलावट वाली यूज़ कर लेते हैं लोग अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। तो घर में हम जब ये चीज़ें बनाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ करा है, लेकिन वहीं आप अगर मार्केट वाले लड्डू लेकर आएंगे तो उसमें पाल्मोटिव ऑयल होता है, वो मिला दिया जाता है घी की जगह पर, जिससे टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता मार्केट वाले लड्डुओं का, और साथ ही साथ वो अनहेल्दी भी हो जाते हैं। जबकि देसी घी खाना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और अगर कंपेयर किया जाए मार्केट वाले लड्डुओं से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं घर वाले लड्डू। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप घर में लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े आपके घर में सभी खुश हो जाएंगे। बेसन खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाती है, और सर्दियों में घी खाना भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक तरह से ये लड्डू सर्दियों में स्पेशली बनाए जाते हैं, तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ हमें टेस्ट भी देते हैं